जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और जो हमारा पेपर होना है वो 21 से 4 सितंबर के बीच में होना है, कि 1 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में। तो इस बार जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो हमारा 23/8/2024 को होना है, मतलब 23 अगस्त को दूसरी शिफ्ट में हमारा सोशियोलॉजी पेपर होना है। तो आप लोग, जैसा कि अभी तक रूमर चल रहा था होगा नहीं होगा, तो अब शेड्यूल आ गई है तो पेपर होना ही है, आप सभी जानते हैं। जो सेंटर है वो हमें लगभग 10 दिन पहले पता चल जाएगा, मतलब आपको 12, 13, 14 तारीख तक सेंटर पता चल जाएगा। 12 या 13, बहुत मैक्सिमम गया तो 15 अगस्त तक आपको अपना सेंटर पता चल जाएगा, सेंटर सिटी। उसके बाद जो हमारा एडमिट कार्ड आता है वो 3 से 4 दिन में आता है, मतलब हमारा लगभग एडमिट कार्ड 20 तारीख तक आ जाएगा। तो ये चीज़ें रही हैं। आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी पेपर 1 का, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर 1 है उसका 3rd भाग। इसके पहले हमने 2 भाग कराए हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर से देखिए। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि परिवारों के प्रकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात सही सुमेलित नहीं है। तो पीटर बर्जर और थॉमस लगमैन ने संस्थागत और सहचारिता परिवार के प्रकार की बात की है, सही है। और प्रभाव परिवार, प्रजनन परिवार और संस्थागत परिवार की बात जो है के.एम. कपाड़िया नहीं करते हैं। इसकी बात वार्नर एवं अन्य ने किया है। तो ये जहाँ तक हमारा है किसका है, मारडाक, किसका, मारडाक का है। तो यहाँ इसलिए ये हमारा सम्मिलित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। के.एम. कपाड़िया ने इसकी चर्चा नहीं की है। इसके अलावा के पी चट्टोपाध्याय ने, इन्होंने साधारण, मिश्रित और संश्लिष्ट परिवार की जो है चर्चा की है। कार्ल जिमरमैन, इन्होंने न्यासधारी और गृहस्थ आणविक परिवार की जो है चर्चा की है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो के.एम. कपाड़िया की जगह इस प्रभाव की बात करते हैं मारडाक। कौन, मारडाक, जीपी मारडाक। अगला है मोपला संबंधित है, तो मृतक की पत्नी के बहन अथवा विधुर के पुरुष विवाह से इस्लाम धर्म के भीतर मातृवंशी परिवार, अपेक्षाकृत छोटा पृथककृत समाज अथवा विनिमय का एक प्रकार। तो जो मोपला शब्द है हमारा, वह इस्लाम धर्म में एक मातृवंशी समुदाय से जुड़ा हुआ है। अगला है एक सामाजिक भूमिका। तो एक सामाजिक भूमिका जो है, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति के किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी आशा की जाती है। तो क्या की जाती है, जिसकी अपेक्षा की जाती है या आशा की जाती है। तो सामाजिक भूमिका किसी समूह या परिस्थिति में व्यवहार के प्रतिमान को माना जाता है जिसकी आशा समाज करता है। तो यह डिफिनेशन जो है हमारा जी.ए. लुंडबर्ग से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से बहस की कौन सी लाइन अमर्त्य सेन के चिंतन में सम्मिलित नहीं है। जब वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में संशय का परीक्षण करते हैं तो कौन सा इनसे संबंधित नहीं है। तो प्रति आधुनिक आलोचना की बात करते हैं, पक्षपाती आलोचना की बात करते हैं, गैर अस्तित्ववादी आलोचना की बात अमर्त्य सेन करते हैं, आधुनिक आलोचना की बात अमर्त्य सेन नहीं करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला कथन है कि कल्याणकारी पूंजीवाद की अवधारणा किसने दी है। तो कल्याणकारी पूंजीवाद की जो अवधारणा दी है वह जॉन मैनार्ड किन्से ने दी है। किसने, जॉन मैनार्ड किन्से ने। अगला है निम्नलिखित में से पैरेटो के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता देता है। तो पैरेटो को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मान्यता कौन इसमें देता है, तो उन्होंने तार्किक और प्रयोगात्मक विधि के जो है प्रयोग की बात कही है। अगला है निम्नलिखित में से किसका मत है कि मनुष्य एक प्राणी है। तो मनुष्य एक प्राणी है जिसका अस्तित्व विभेदों अर्थात उसका दिमाग, माइंड, वर्तमान धारणाओं, इंप्रेशन एवं उनमें से जो पूर्ववर्ती या विभेदों के मध्य से प्रोत्साहित होता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन हमारा जॉर्ज सिमेल्स है। इन्होंने कहा मस्तिष्क जो मनुष्य है एक प्राणी है जिसका अस्तित्व विभेदों अर्थात उसके माइंड की वर्तमान धारणा, इंप्रेशन एवं उसके
के जो पूर्ववर्ती धारणाएं हैं उनके विभेदों के मध्य को प्रोत्साहित पर आश्रित होती है। तो जॉर्ज सी मिल है। अगला है जाति आधारित समाज में वर्ण आधारित समाज परिवर्तन की अवधारणा किसने खारिज की है, मतलब किसने इसको रद्द कर दिया गया है। तो किसने कहा कि जाति आधारित जो समाज है वह वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन की अवधारणा को खारिज किया है, तो यह के.एल. शर्मा जी हैं। अगला है किसका कथन है कि इमाइल दुर्खीम द्वारा विवेचित आत्महत्या के 3 प्रकार वस्तुतः आत्महत्या के प्रकार नहीं है, जो सामाजिक संरचना के प्रकार हैं, जो आत्महत्या के उच्च दर को उत्पन्न करते हैं। तो किसने इमाइल दुर्खीम की आलोचना करते हुए कहा कि आत्महत्या के 3 प्रकार वस्तुतः आत्महत्या के प्रकार नहीं होते हैं, वे सामाजिक संरचना है जो आत्महत्या के उच्च दर को उत्पन्न करती है। तो यह जो स्टेटमेंट है वह एंथनी गिडिंग्स का है। अगला है के.एम. कपाड़िया के द्वारा किए गए अध्ययनों में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त और एकांकी परिवारों का अनुपात बताया गया है। तो संयुक्त और एकांकी परिवारों की बात किसने बताई है, तो के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि गांव में अभी जो है वह 3 भाग अगर संयुक्त परिवार है तो 1 भाग जो है हमारा एकांकी परिवार है, मतलब 3/4 एकांकी है और 1/4 संयुक्त है। तो मतलब 3/4 एकांकी हो गए हैं, मतलब अलग होकर परिवार रहता है, और 1/4 लोग अभी भी संयुक्त में रहते हैं। तो अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी व्यक्ति अप्रवासी या अधीनस्थ समूह के स्थानीय मूल को प्रभुत्वशाली अभिभाज्य के रूप में एकीकृत हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मतलब जो स्थानीय संस्कृति को अपने में अपना लेता है, पूरी तरह से स्थानीय संस्कृति में ढल जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन या आत्मसातकरण। अगला है निम्न में से कौन सा पैरेटो के मौलिक विधि का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो पैरेटो ने किसकी चर्चा नहीं की है, तो पैरेटो ने किस घटक की चर्चा नहीं की है, तो साक्षात्कार, प्रयोग, तर्कशीलता, अवलोकन। तो प्रयोग की बात करते हैं, तर्कशीलता की बात करते हैं, अवलोकन की बात करते हैं, इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार की बात जो है पैरेटो नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है मणिपुर और त्रिपुरा में का आतंकवाद आधारित है। जो मणिपुर त्रिपुरा में हिंसा हो रही है तो वह किस लिए हो रही है, जैसा अभी आपने सुना था कि कुकी जनजाति और एक और जनजाति में गंभीर मणिपुर में हिंसा चल रही है, तो उसका कारण क्या है, तो दोनों अपनी आस्मिकता के संकट, देखिए यहाँ पे तो जो आंसर होना चाहिए था वह आस्मिकता को संकट, अपने पहचान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो आरपीएससी के द्वारा आंसर बताया गया है वह शिकायत की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, और इसे जो आरपीएससी ने माना है हम भी वही मान के चलते हैं, तो हमारा सेकंड हो जाएगा शिकायत की स्थिति। अगला है मैच कराना है, सिद्धांत दिए हैं और चिंतक हैं। सिद्धांत में हमारा है सामूहिक प्रतिनिधान, तो सामूहिक प्रतिनिधान का सिद्धांत जो है वह हमारा रिलेट करता है इमाइल दुर्खीम से। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो देते हैं वह C.H. कूले जी देते हैं। सामान्यीकृत की बात करते हैं G.H. मीड, और इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं सिगमंड फ्रायड। तो हमारा हो जाएगा स, द, ब और हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है सम्मान या आनर की तुलनात्मक डिग्री पर आधारित सदस्यता वाले परिस्थिति समूह की विशिष्ट विशेषता कहलाती है। तो विशिष्ट विशेषता के आधार पर जो एक जैसे सम्मान के आधार पर रहते हैं आनर, तो वहाँ जीवन शैली हमारा जो है प्रमुख लाइफ स्टाइल होती है। तो एक किसने कहा, तो ये मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है कि सम्मान तुलनात्मक डिग्री पर आधारित, एक जैसे सम्मान
के आधार पर परिस्थिति समूह वाले एक वर्ग में होते हैं और उनका निर्धारण जीवन शैली या लाइफ स्टाइल करती है। बाजार के रूप में उनका निर्धारण किया जाता है। तो जीवन शैली। अगला है मैक्स वेबर का नौकरशाही का विश्लेषण उदाहरण मिलता है। तो नौकरशाही का जो इनका विश्लेषण था, अगर देखा जाए तो जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, तो इन्होंने उसको बृहद आधार पे बताया है, मैक्रो समाजशास्त्र। और आरपीएससी ने जो आंसर माना है इसका, वह मीसो समाजशास्त्र के रूप में देखा है। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन में डाउट है, तो इसलिए हम इसको डाउट में रखेंगे। आगे, कोई आदिवासी समूह किसी कारणवश दो अर्धांशों में भातृदलों में बट जाती है, तब इनमें समूह का प्रत्येक भाग कहलाता है। तो जो इनमें प्रत्येक भाग कहलाता है आदिवासियों का, उसको अर्धांश या मोइटी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से जॉर्ज सिमेल के कार्यों में कौन सा क्षेत्र नहीं आता। तो कौन सा जॉर्ज सिमेल के कार्य की रुचि या क्षेत्र में नहीं है। तो जॉर्ज सिमेल व्यक्तिगत चेतना की बात की है, फैशन की बात करते हैं, द्वंद्वात्मक सोच की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपराध की बात नहीं किया है। इनके अलावा संघर्ष की बात भी इन्होंने किया है, संघर्ष को सकारात्मक रूप से इन्होंने चर्चा की है। अगला है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन द डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हैं। तो द डीकम्पोजिशन ऑफ द सोशियोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वह इरविन लुई होरोविट्स हैं। कौन? इरविन लुई होरोविट्स, द डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा लिखी नहीं गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख, तो सोशल स्टैटिक हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की है इन्होंने, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी की बात की है, लेकिन इन्होंने ओरिजिन्स एंड डेस्टिनेंस की बात नहीं की है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4। अगला है किसकी मान्यता है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है, जो समाज की क्रांति को पुनर्गठन की ओर ढकेलता है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि वर्गों के बीच जो संघर्ष है, इन्होंने कहा जो इतिहास है वह संघर्ष का, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे घुमा के दिया है। तो किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि वर्गों के बीच संघर्ष इतिहास का इंजन है, जो समाज को क्रांति और पुनर्गठन की ओर ढकेलता है। क्रांति के बाद पुनर्गठन, नए सामाजिक संरचना का निर्माण करने की बात इन्होंने कही है। अगला है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज निम्नलिखित में से कौन से 3 चरण से गुजरता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार जो आधुनिक समाज गुजरता है वह आदिम, जंगली और औद्योगिक स्टेज से गुजरता है। अगला है जाति प्रथा की उत्पत्ति आदिम संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है। तो आदिम संस्कृति की बात कौन करते हैं? तो J.H. हटन करते हैं। तो सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग निम्न वर्ग के बच्चों द्वारा उच्च वर्ग के बच्चों के व्यवहार के अनुरूप का व्याख्या करने के लिए किया है। तो सब सर्वप्रथम जो संदर्भ समूह की व्याख्या करते हैं हर्बर्ट हाइमैन ने किया है। तो हर्बर्ट हाइमैन ने जो किया था अपना प्रयोग, वह इन्होंने बच्चों के ऊपर किया है कि बच्चों के द्वारा उच्च वर्ग बच्चों के व्यवहारों का अनुरूप या व्यवहार किया जाता है। मतलब जो कूड़ा कचड़े बीनने वाले या छोटे निम्न वर्गीय बच्चे होते हैं, वो बड़े जो अमीर घर के लोगों के बच्चे थे या जो अच्छे कंडीशन वाले बच्चे थे, तो उनका नकल करते थे। वह है हर्बर्ट हाइमन ने देखा, तो उसी को संदर्भ समूह के नाम से संघोषित किया। इनके अलावा R.K. मर्टन ने भी संदर्भ समूह की चर्चा की है। द कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह किसकी है? तो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है एल बाल्सम की पुस्तक है। तो एल बाल्सम की पुस्तक है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला है किनका मत है क्या कि घरेलू काम उत्पादक है? क्या नवीन पीढ़ी जो श्रमिक है की है?
बढ़ाने में एक वर्तमान पीढ़ी के लालन पालन में महिलाएं अधिशेष और अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं। क्या घरों में महिलाएं शोषित के साथ साथ दमनित भी हैं? तो इन्होंने कहा, क्या घरेलू काम या उत्पादकता है? नवीन पीढ़ी में श्रमिकों को बढ़ाने के लिए महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा है। महिलाएं बच्चों का लालन पालन कर रही हैं, अधिशेष और अधिशेष मूल्य को उत्पादित करती हैं। इनके अलावा घरों में महिलाएं शोषित और क्या साथ ही साथ दमनित भी हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है यह गेल ओम्बेट का है। किसका? गेल ओम्बेट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का वेबर के तार्किकता के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इन्होंने औपचारिक बुद्धिसंगतता की बात की है, वास्तविक बुद्धिसंगतता की बात की है, व्यवहारिक बुद्धिसंगतता की बात की है, लेकिन इन्होंने व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता या रेशनैलिटी की बात नहीं किया है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड, कि मैक्स वेबर ने व्यक्तिपरक बुद्धिसंगतता या रेशनैलिटी, इंडिविजुअल रेशनैलिटी की चर्चा नहीं की है। अगला है, भारत सरकार ने साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम जो भारत सरकार ने पारित किया वह 2000 में किया था। किसमें? सन 2000 में किया था। अगला है, कम्युनिटी इन द स्टडी ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कंटिन्यूज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह लेविस कोजर है। कौन है? कोजर। कंटिन्यूटीज इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो लुइस कोजर संघर्षात्मक प्रकारवादी कहे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस हिंदू विवाह को माता पिता द्वारा निश्चित किया जाता है एवं माता पिता द्वारा कन्या को वस्त्र अलंकार, पिता द्वारा कन्या को वस्त्र अलंकार मतलब गहने आदि को सुसज्जित करके दान के रूप में वर को दिया जाता है? तो दान के रूप में वर को दिया जाता है, तो यह हमारा ब्रह्म विवाह होता है जो आज के समय में प्रचलन में है। अगला है, ट्रीटिस ऑफ जनरल सोशियोलॉजी। ट्रीटिस ऑफ जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो ट्रीटिस ऑन जनरल सोशियोलॉजी पुस्तक जो है विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो नीलगिरी की टोडा जनजाति का अध्ययन जो है WR रिवर्स ने किया है। अगला है, किसके अनुसार समाज इतिहास सामाजिक जीवन की बढ़ती बौद्धिकता और मुद्रा अर्थव्यवस्था मनी इकोनॉमिक के सिद्धांतों का जो है प्रभाव को गहरा करने का इतिहास रहा है? तो किसने मनी इकोनॉमिक की बात की है? तो जॉर्ज सिमेल हैं जिन्होंने मनी इकोनॉमी की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि इतिहास से लेकर अब तक जो है मनी मुद्रा इकोनॉमी जो ही प्रभाव अपना बढ़ा रही है। अगला है, किसका मानना है कि समाजशास्त्रियों के प्राथमिक रूप में सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए? किसने कहा कि अंतःक्रिया के स्वरूपों और प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए? तो ये भी स्टेटमेंट जो है जॉर्ज सिमेल से संबंधित है। अगला है, मेलविन एम ट्यूनिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाओं को बनाए रखने से जुड़ी हुई है? संबद्ध नहीं है। कौन सा उनसे संबंध नहीं है? तो उन्होंने रैंकिंग की बात की है, मूल्यांकन की बात की है, परिस्थितियों के विभेदीकरण की बात की है, लेकिन परिस्थितियों की एकजुटता की चर्चा जो है मेलविन एम ट्यूनिंग ने नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अगर एग्जाम में आते हैं तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इनमें आपने पढ़ा नहीं है, नए क्वेश्चन है, नए थिंकर है, उतना डिटेल में आप लोग पढ़ते नहीं हैं, बस इतना जानते हैं कि किसने किसकी आलोचना की है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, खास करके माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ राइट आंसर जो माना है आरपीएससी ने वह परिस्थितियों की एकजुटता माना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों का समूह, अनिवार्य सदस्यता,
पारस्परिक सहयोग, विशिष्ट उद्देश्य। तो व्यक्तियों का समूह होता है, पारस्परिक सहयोग देखने को मिलता है समिति में, विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। लेकिन सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है। क्या होती है? ऐच्छिक। अनिवार्य सदस्यता हमारा समुदाय की विशेषता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। अगला है धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से प्रभावी हुआ? तो धन संशोधन अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से प्रभावी है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के अनुसार बुलाक कैपिटलिस्ट का तात्पर्य क्या है? बुलाक कैपिटलिस्ट का तात्पर्य इन्होंने बताया है मध्यम किसान से। किससे? मध्यम वर्गीय किसानों से। अगला है निम्नलिखित में से किस चरण में आनुभविक इंपीरिकल नॉलेज का उपयोग सामाजिक विषय को समझने और बेहतर समाज बनाने के लिए किया जाता है? तो आनुभविक या इंपीरिकल नॉलेज जो है वह प्रत्यक्षवादी चरण में जो है आता है। अगला है भारत में स्टारबक्स कॉफी हाउस में उपस्थित संस्कृति के किस पहलू का संकेत है? तो वैश्वीकरण के कारण स्टारबक्स या विदेशी काफ़ियाँ हमारे यहाँ देखने को मिलती हैं, तो यह वैश्वीकरण हो जाएगा। अगला है कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीके की व्याख्या किस पुस्तक में की है? तो कार्ल मार्क्स ने जो उत्पादन के तरीके की व्याख्या की है ए कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। अगला प्रश्न है पियरे बोर्दियू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक विशेष प्रकार के पर्यावरण जैसे वर्गीय स्थिति के अस्तित्व विशेषताओं की भौतिक स्थितियां की नियामक इकाइयों वाले संरचनाओं का उत्पादित करती हैं? तो हैबिट्स। इन्होंने जो बताया कि इसको हैबिट्स होगा कि एक तत्व विशेष प्रकार का पर्यावरण या वातावरण होता है, वर्गीय स्थिति के निर्धारण या अस्तित्व की विशेषताओं की भौतिक स्थितियां होती हैं, तो नियामक इकाइयों को संरचनाओं को उत्पादित करती हैं। तो व्यक्ति का कंजप्शन हैबिट क्या है, उस आधार पर उसके वर्ग का निर्धारण होता है। तो यहाँ हैबिट की बात इन्होंने की, हैबिटस की। अगला है निम्नांकित में से किन दो सिद्धांतों गैर तार्किक सिद्धांत से के रूप में जो गैर तार्किक सिद्धांतों के रूप में विल्फ्रेडो पैरेटो के अंतर्गत स्थापित किया है? तो स्थापित किसको करते हैं? तो इन्होंने आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत एवं श्रेष्ठ अनुभव ट्रांसेंडिंग एक्सपीरियंस सिद्धांत की जो बात है गैर तार्किक सिद्धांतों में की है, और तार्किक में आपका वैज्ञानिक और अनुभव सिद्धांत आता है। और आदर्शात्मक वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रतिपादों कंटेनेंट्स की भी सिद्धांत तार्किक में इन्होंने चर्चा की है। तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारा 4 आभासी वैज्ञानिक सिद्धांत और श्रेष्ठ होते हुए अनुभव ट्रांसेंडिंग एक्सपीरियंस जो है गैर तार्किक सिद्धांत है। अगला है बी सामान्य व्यवहार सिर्फ एक ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है और एक ऐसे व्यवहार जिसका उल्लंघन करता उसकी ओर अभिमुख होकर करता है, तो यह अभिप्रेरित उल्लंघन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है H.M. जॉनसन का है कि बी समान व्यवहार एक ऐसा व्यवहार नहीं है जो मानदंड का उल्लंघन करता है, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उल्लंघन करता है उसकी ओर अभिमुख होकर जाता है या होकर करता है। अभिमुख मतलब प्रभावित होकर करता है। तो यहाँ राइट आंसर है जॉनसन। अगला है एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतरराष्ट्रीय विकास के मुख्य दौर पीरियड में गलत है? तो मार्क्सवाद था उस समय पश्चिमी समाजशास्त्र में, पार्सनवादी संरचनात्मक प्रकारवाद की बात की गई, समाजशास्त्री प्रत्यक्षवाद की बात की गई, परंपरागत समाजशास्त्र की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला है जॉर्ज सीमेल के अनुसार अंतःक्रियाओं के साधनों मोड्स में एक रूपता उत्पन्न होती है क्योंकि उनमें सब में विद्यमान होता है। तो क्या विद्यमान होता है उन सब में? तो उनमें विद्यमान होता है एक्सचेंज या विनिमय। क्या होता है? एक्सचेंज या विनिमय विद्यमान होता है।
अगला है, किसका मत है कि वर्ड मॉडल जाति की गलत छवि या विकृति देता है। वर्ड मॉडल, वर्ड मतलब वर्ड व्यवस्था जो है, जाति की गलत एवं विकृत छवि देता है, किसने किया कहा है, तो ये एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि समाजशास्त्रियों को अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है, परंतु इन क्रियाओं के सभी पक्ष विषय वस्तु को निर्मित नहीं करते हैं। तो यह कथन किसका है कि समाजशास्त्री अपनी विषय वस्तु सभी मानव क्रियाओं में उपस्थित लगती है, कि सभी मानव क्रिया समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, लेकिन इन क्रियाओं के सभी पक्ष जो है विषय वस्तु निर्मित नहीं करते हैं। यह कथन पीटर यल बर्जर का है। किसने कहा कि आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है, तो आश्रम को पड़ाव और विश्राम स्थल किसने कहा है, तो यह पी.एच. प्रभु है। कौन, पी.एच. प्रभु। अगला है, निम्नलिखित में से सामंजस्य विधि में सांस्कृतिक लक्ष्यों को स्वीकृत करना और संस्थागत साधनों को अस्वीकृत किया जाना, तो मर्टन के अनुसार यह क्या है, तो मर्टन ने 5 बताए, तो उनमें जो होगी वह विचलन की नवाचार की स्थिति होती है, कि लक्ष्य तो सेम रहेगा लेकिन नए नए साधनों का उपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। जैसे संस्थागत, जैसे हमें एग्जाम क्रैक करना है, आजकल देखने को मिलता है कि कई लोग पैसे देकर या घूस देकर अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो एक नया रास्ता है उनके लिए, नवाचार की स्थिति में जाते हैं, तो यह हमारा नवाचार हो गया। तो यहाँ पे आरपीएससी पेपर 1 जो है हमारा समाप्त होता है, और कल जिनको भी एग्ज़ाम देना है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन है, बेस्ट ऑफ लक है, कि वो अपने बेस्ट विशेष भी है साथ में, ताकि वो उनका पेपर अच्छा जाए। और एमपी का पेपर देते वक्त 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एमपी का पेपर थोड़ा इजी आता है, तो आपको ध्यान से हर क्वेश्चन पढ़ना है और सही विकल्प को ही मारना है। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है या आप उसके आंसर को लेकर कंफर्म नहीं है, तो उस पर टिक ना करें, क्योंकि उससे सिलेक्शन के चांसेस जो है घटते हैं। तो आप जिनमें कन्फ्यूजन हो उन क्वेश्चन को छोड़ के आइए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।